जी क्लास बताइए, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी बताइए, आवाज़ और वीडियो आ रही है? चलें, अच्छी बात है। अगर आप आ रही है आवाज़ और वीडियो तो प्लीज़ आप लोग ना ज़रा समराइज़ करें। आप लोग ज़रा समराइज़ करें पहले। अच्छा, आप ना ज़रा समराइज़ करें। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था उसको ज़रा समराइज़ करें। और जब तक पीपीटी अपलोड हो जाती, जैसे पीपीटी अपलोड हो जाती है फिर आप जो है ना मुझे बताइए। ठीक है? जी पीपीटी अपलोड हो रही है, जैसे ही अपलोड हो जाती है तो फिर हम जो है ना इसका फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। आप उतनी देर मुझे बताएं कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में से हम कहाँ तक चीज़ें पढ़ चुके हैं। जी बताइए मुझे, अब आवाज़ और वीडियो आ रही है आपको? जी क्लास, अब आवाज़ और वीडियो आ रही है आपको? जी जी, आवाज़ और वीडियो आ रही है आपको? और स्लाइड शो होने लग गई आपको क्लास? खदीजा, आज हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वाला डे है। हम्म नहीं, अब जल्दी से फिर समराइज करें और राइज करते हैं इसे। फिर मैं जो है ना इसका फॉर्मल स्टार्ट लेता हूँ जहाँ पे हमने छोड़ा था, और मुझे बताएं कि कहाँ पे हमने एंड किया था, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। और 32 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। बीमा ट्रीटमेंट पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट करने थे। ठीक है जी। सो और आप लोग ठीक ठाक हैं? तैयारी श्यारी हो है? एग्जाम की तैयारी श्यारी हो रही है या नहीं हो रही, बताइए। चलें, अच्छी बात है। अगर तैयारी श्यारी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वो जो एक केयर ऑफ क्लाइंट विद सेक्सुअल वायलेंस था ना, वो मैं आपके मिड में से निकाल दिया टॉपिक। ठीक है। सो बाकी जो थे वो एस सेम ही रहे, एस सच सेम ही रहेंगे। विद सेक्सुअल वायलेंस था, मैंने निकाल दिया है क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो हम नहीं पढ़ सकेंगे उस वक्त तक। चलें जी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की तरफ आ जाते हैं। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे 5 मिनट की। आप लोगों ने मुझे ये बताना है। अच्छा, मैं ना ज़रा वीडियो आज ऑन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इस वक्त बहुत अंधेरा है यहाँ पे, तो ठीक से वीडियो आएगी नहीं आपको। सो आप लोगों ने एक छोटी सी एक्टिविटी हम रखते हैं। हम एक छोटी सी एक्टिविटी रखते हैं पर
और वो एक्टिविटी हमने ये रखनी है कि आपने मुझे बताना है इलेक्ट्रोलाइट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या हुआ, आवाज ठीक से नहीं आ रही है, क्या मसला है बताइए। जी क्लास, आवाज ठीक है। हाँ जी, मैंने जो सवाल रखा है आप लोगों के सामने, प्लीज उसका जरा आंसर करें। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आप जानते हैं, इसका आंसर करें। और फिर जो है ना इंशाल्लाह ताला मैं इसके ऊपर जो है ना हम आगे स्टार्ट करते हैं। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आज हम दो दो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस या तीन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको हम आज डिस्कस कर लें। ठीक है, चलें जनाब, आपके पास 3 मिनट्स हैं, 3 मिनट्स के अंदर अपना आंसर लिखिए, फिर मैं आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ जी। अच्छा जी, आंसर्स मुझे आने लग गए हैं आपके। नूरीन ने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दिया है और उसके बाद ने आंसर दिया है। जी ठीक है, आप लोगों के आंसर्स मुझे मिल रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, हाँ जी क्लास, एक बार फिर मुझे बता दें आवाज़ ठीक से आ रही है, मैं फिर आगे चलता हूँ आप लोगों के साथ। हाँ जी, वॉइस ठीक है, वॉइस ठीक है, बताइए वॉइस ठीक है। चलें, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलें अब चलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस की तरफ। तो जैसा कि आप लोगों ने बताया, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपने आंसर शेयर किए हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये हमारी बॉडी के लिए, जी जी, वीडियो नहीं आएगी, वीडियो मैंने खुद बंद की हुई है, मेरी तरफ अंधेरा बहुत ज़्यादा है और आप लोगों को जो है ना वीडियो ठीक से नज़र नहीं आ पाएगी। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, सो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जब भी किसी को बहुत ज़्यादा वॉमिट्स आ जाए, बहुत ज़्यादा किसी को डायरिया वगैरह हो जाए, तो उसे
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते होते हैं, और ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स अपना अपना कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। होता क्या है कि इन इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से हम देखते हैं कि हमें क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है और बहुत सारे जो है ना वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, चले। सो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि वो इलेक्ट्रोलाइट एक खास हद से बढ़ जाएं, या ये हो सकता है कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक खास हद से कम हो जाएं। तो ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो इलेक्ट्रोलाइट बढ़ सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो सकते हैं। राइट। अच्छा, जब इलेक्ट्रोलाइट बढ़ जाते हैं तो उनको हाइपर कहा जाता है। हाँ, जैसे सोडियम अगर बढ़ जाए तो उसको हाइपरनेट्रीमिया कहा जाएगा। इसी तरह जब इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं उन्हें हाइपो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहा जाता है। जैसे अगर सोडियम कम हो जाए उसे हाइपोनेट्रीमिया कहा जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। भाई जिनको आवाज नहीं आ रही या स्लाइड शो नहीं हो रही या कोई और मसला आ रहा है, प्लीज रिफ्रेश करें। आई होप बाकी सबको स्लाइड्स वगैरह शो हो रही है। जी, स्लाइड शो हो रही है आपको? किसको स्लाइड शो? जिनको स्लाइड शो नहीं हो रही प्लीज रिफ्रेश करें। अच्छा, स्लाइड शो नहीं हो रही है, एक मिनट ठहरे, मैं स्लाइड को स्टॉप करके दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, अब मुझे बताइए कि स्लाइड शो हो रही है आपको? हाँ जी, अब बताएं। जी जी, अब बताएं, मैंने दोबारा से स्लाइड अपलोड किया है तो स्लाइड का बताएं मुझे। चलें, स्लाइड आ गई है तो ये अच्छी बात है। चलें, दैट्स गुड दैट्स गुड। चलें जी, मैंने इनको इसको रिफ्रेश किया है स्लाइड को, तो अब शो हो गई है। अच्छा जी, तो अब हम जरा क्या करने जा रहे हैं, अब हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बॉडी में। हमने पहले भी पढ़ा था, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उनको हम क्या कहते हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको क्या कहते हैं जी? जी जी, क्या कहते हैं बताएं? वो इलेक्ट्रोलाइट्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको क्या कहा जाता है? जी, वो इलेक्ट्रोलाइट जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उनको क्या कहते हैं? कैटायन। वेरी गुड। और वो जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है उनको क्या कहते हैं? ठीक है जी, ठीक है जी, वेरी गुड, उनको एनाइन कहा जाता है जी। वेरी गुड। चलें जी, गुड हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सही है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे हमारे पास जो आ जाता है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब कैटायन और एनाइन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि बड़े प्राइम इंपॉर्टेंस के हैं, जिनके बहुत आप समझ सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के फंक्शंस हैं। तो हम यहाँ पर वो वाले इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनको अंडरस्टैंड करेंगे कि जब जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं तो क्या होता है। तो मैंने आई थिंक आप लोगों को पहले भी बताया था जब हम बिल्कुल स्टार्ट में होम्योस्टेसिस के बारे में कुछ पढ़ रहे थे कि होम्योस्टेसिस क्या होती है। होम्योस्टेसिस होती है जी कि बॉडी अपनी चीज़ों को एक बिल्कुल नैरो रेंज में रखने की कोशिश करती है। राइट, ऐसा ही होता है। तो आप अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यूज़ भी देखेंगे, लैब्स आपके पास आती हैं, जब आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवाते हैं तो उसके अंदर जो नॉर्मल लिखी होती है वो एक रेंज लिखी होती है कि सोडियम 135 से 145 तक नॉर्मल होगा। हाँ, ठीक है, तो एक नैरो रेंज होती है। जब इस नैरो रेंज से इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा हो जाते हैं
फिर उसको हाइपर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहा जाता है। और जब उस नैरो रेंज से इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं उसको हाइपो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहा जाता है। सो जो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारी बॉडी में वो आपके सामने हैं, इस वक्त स्लाइड आप देख सकते हैं, और इन्हीं को हमने नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर डिस्कस भी करना है। अच्छा जी, ठीक है। सो कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम। एग्जाम के लिहाज से पहले तीन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम का इम्बैलेंस, पोटाशियम का इम्बैलेंस और कैल्शियम का इम्बैलेंस, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैग्नीशियम का इम्बैलेंस, फॉस्फोरस का इम्बैलेंस और क्लोराइड का इम्बैलेंस। अब सोडियम जो है अगर ये ज़्यादा हो जाए, अपनी एक ख़ास जो वैल्यू हमारी नॉर्मल वैल्यू है उससे ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं, कम हो जाए तो हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। इसी तरह पोटाशियम हाइपोकैलीमिया और हाइपरकैलीमिया। इसी तरह कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया। इसी तरह मैग्नीशियम हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपरमैग्नीसीमिया। इसी तरह फॉस्फोरस है हाइपोफॉस्फेटीमिया और हाइपरफॉस्फेटीमिया। इसी तरह क्लोराइड है हाइपोक्लोरीमिया और हाइपरक्लोरीमिया। राइट। तो ये जो है ना, ये इस तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ये हमने छः जो हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हमने डिस्कस करने हैं। सो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी इस स्लाइड के लिहाज से। और इस स्लाइड में जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है वो ये बताई है कि पहले तीन इलेक्ट्रोलाइट्स और पहले तीन में से भी जो नेक्स्ट दो हैं पोटाशियम और कैल्शियम का इम्बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। स्पेशली पोटाशियम जो है इसका इम्बैलेंस बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये स्लाइड समझ आ गई है तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। जी जी बताइए मुझे। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे, कोई क्वेश्चन है तो बता दें। अच्छा जी, चलें जी, यस आ गया है तो हम अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलाइट्स आप और भी सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है, उनमें आप पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, उसमें आप इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म्स वगैरह देखेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पर एक ट्रिक की बात बता दूँ। अब अगर वो ट्रिक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको चीज़ें याद रह जाएंगी, अगर वो ट्रिक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना वो गिडमिड होते रहेंगे, वो हमेशा आपको मुश्किल में डाले रखेंगे। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइट्स को याद करना है, इनकी सिमिलैरिटीज़ की बेस पे याद करना है और इनके कंपैरिजंस की बेस पे याद करना है। राइट, इनकी सिमिलैरिटीज़ की बेस पे याद करना है और इनके कंपैरिजंस की बेस पे याद करना है। ये दो चीज़ें हैं जिसकी बेस पे आपने इलेक्ट्रोलाइट्स को याद करना है, सिमिलैरिटीज़ और कंपैरिजंस। अगर आप सिमिलैरिटी और कंपैरिजन वाला काम नहीं करेंगे, आप इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को याद नहीं कर सकेंगे। आप हमेशा जो है इसमें कंफ्यूज होते रहेंगे कि फ़लानी सिम्टम किसकी थी और फ़लानी सिम्टम किसकी थी। अभी जब हम आगे आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस पढ़ेंगे तो आप लोग एक चीज़ देखेंगे इसके अंदर। वो चीज़ क्या है कि बहुत सारे सिम्टम्स डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस के आपस में मिलते जुलते हैं, जैसे वीकनेस है, फटीग है, इस तरह की चीज़ें तकरीबन सब में आ रही हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बड़े ख़ास किस्म के आप डिफरेंसेस देखेंगे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स में, कुछ इनके ट्रीटमेंट्स के अंदर आपको सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। जैसा कि जितने भी हाइपर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कि अगर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बढ़ जाए, सोडियम बढ़ जाए, पोटाशियम बढ़ जाए, कैल्शियम बढ़ जाए, इन सब का जो है एक सिमिलर ट्रीटमेंट है, डायूरेटिक्स देते हैं। इसी तरह आप जितने भी हाइपोइलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कॉज के अंदर डायूरेटिक्स देखेंगे। तो इस तरह से चीज़ों को आपने रिलेट करके याद रखना है। अगर इस तरह से रिलेट करके याद रखेंगे तो चीज़ें याद रह जाएंगी, एग्जाम में आप लिख लेंगे। अगर रिलेट करके याद नहीं रखेंगे तो दैट विल बी अनफॉर्चुनेट, आप लोग जो है उसे याद नहीं कर सकेंगे, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप देखेंगे कि हर इलेक्ट्रोलाइट, हाइपर इलेक्ट्रोलाइट, जब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बहुत बढ़ जाएं और उनको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, जैसे पोटाशियम है या कैल्शियम है, कुछ भी इतना बढ़ जाए कि वो आपसे कम ना हो पाए, तो उसका एक लास्ट ट्रीटमेंट है, वो है जी डायलिसिस। तो वो भी आप देखेंगे कि जितने भी हाइपर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की मैनेजमेंट आएगी उसमें आप डायलिसिस देखेंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे हम
जी अक्सर ठीक है, सिद्रा बतूल आपके साथ लेक्चर ले रही हैं, ठीक है। चलें, एनी हाउ, तो आपको ये चीज़ें मेरी समझ आ रही हैं कि किस तरह से लेके चलना है। कंपैरिजन और सिमिलैरिटीज़, ये दो चीज़ें याद रख के आप इलेक्ट्रोलाइट्स को याद कर सकेंगे, अदरवाइज आपको इलेक्ट्रोलाइट याद नहीं होंगे, ये मैं आपको बता दूं। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है, मैंने आपको बताया कि सोडियम इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कैल्शियम इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पोटाशियम इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। चौथी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा कि यहाँ पर गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, सिर्फ एक समरी लिखी हुई है स्लाइड के अंदर। बाकी जो आपको इन डेप्थ नॉलेज है वो डेफिनेटली बुक से मिलेगा। तो बिल्कुल भी बुक को नहीं छोड़ना, स्लाइड के ऊपर नहीं रहना। अगर आपने मिड टर्म एग्जाम देना है, बुक से पढ़ना पड़ेगा, बुक से नहीं पढ़ेंगे मिड टर्म एग्जाम नहीं दे सकेंगे, ये मैं आपको पहले बता दूं। जो बुक से पढ़ेगा वो मिड टर्म को बड़े अच्छे से क्लियर कर लेगा, उसको बड़े अच्छे नंबर आएंगे। जी शुमाइला कह रही है आवाज़ नहीं आ रही, क्या बाकी लोगों के साथ भी ऐसा मसला है या सिर्फ शुमाइला के साथ मसला है? बता दें मुझे ताकि मैं आगे चलूँ। आ रही है जी, आवाज़ आ रही है भाई। शुमाइला आप जरा इसको करो, रिफ्रेश करो। चलें, एनी हाउ, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस की तरफ। जितने भी हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस आगे पढ़ेंगे उनमें कुछ कॉमन हेडिंग्स जो है ना वो आप देखेंगे, कुछ कॉमन चीज़ें देखेंगे। नंबर वन, आप सारे इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉर्मल वैल्यूज़ देखेंगे, ठीक है। सोडियम की नॉर्मल वैल्यू क्या है, पोटाशियम की क्या है। एक चीज़ लाजमी तौर पे आप लोगों ने याद रखनी है, ये चीज़ नहीं भूलनी है कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को याद करें उसका यूनिट लाजमी याद करें। बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनके यूनिट आपको डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ट्रेसेस में चाहिए होते हैं, उनके आपको यूनिट और तरह के मिलेंगे। ये आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं। सोडियम का जो इलेक्ट्रोलाइट की जो नॉर्मल वैल्यू है वो मिली इक्विवेलेंट या फिर मिली मोल में दी गई है। तो अगर आपको एमसीक्यू आ जाए कि सोडियम का नॉर्मल वैल्यू क्या है 135 से 145, हाँ, और चारों ऑप्शंस में 135 से 145 लिखा हो, पांच ऑप्शंस दी हो और पांचों में लिखा हो 135 से 145 और आगे यूनिट्स चेंज किए हों, अगर आपने यूनिट्स नहीं याद किए होंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सो लिहाजा हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि आपको यूनिट्स भी साथ में याद रखने हैं। यूनिट याद नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप कोई मार्क्स लूज कर दें, तो मार्क्स लूज नहीं करने हैं आपने, ठीक है। चलें जी, अब इसको हम ज़रा फॉर्मली स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि सोडियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द ईसीएफ। तो ये चीज़ अगेन एमसीक्यू के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सोडियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द ईसीएफ। जो सोडियम है वो सेल के बाहर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, सही है। तो कहा जाता है सोडियम इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन, कि सेल के बाहर पाया जाने वाला कैटाइन सोडियम है। इसी तरह से इसका जो ऑपोजिट है, अच्छा जी, इसका जो ऑपोजिट है, इसका जो ऑपोजिट है, ऑपोजिट इसका है जी पोटाशियम, वो सेल के अंदर पाया जाता है। सोडियम नेचुरली सेल के बाहर पाया जाता है और पोटाशियम नेचुरली सेल के अंदर पाया जाता है। तो इस चीज को याद रखना है कि सोडियम इज एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन एंड पोटाशियम इज इंट्रा सेलुलर कैटाइन। ये चीज याद रखनी है आपने, ठीक है जी। इसको नोट डाउन कर लें कहीं पे ताकि आपको याद रह जाए। अनसब पूछ रहे हैं कि सर यूनिट के अलग मार्क्स होते हैं। अनसब देखो, अगर मैं एमसीक्यू दूंगा और उन सारों के अंदर 135 से 145 लिखा होगा और उनमें हर एक का यूनिट चेंज होगा, अगर आपने यूनिट याद नहीं किया होगा तो डेफिनेटली सारे मार्क्स आपके चले जाएंगे। चलें, सो अब आ जाते हैं कि नॉर्मल वैल्यू क्या है सोडियम की। तो नॉर्मल वैल्यू है सोडियम की 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, MEQL, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर इसको मिली मोल पर लीटर भी कहा जाता है, राइट। एंड इट इज़ द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ ECF वॉल्यूम एंड ऑस्मोलैरिटी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मिकदार में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है।
तो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की जो ऑस्मोलैलिटी है उसका ताल्लुक किससे होता है? सोडियम से होता है। आई थिंक जब मैं आप लोगों को फ्लूइड इम्बैलेंस पढ़ा रहा था, मैं जब आपको वो पढ़ा रहा था फ्लूइड इम्बैलेंस, तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ को सोडियम जाएगा उस तरफ को पानी जाएगा। ठीक है, तो जहां सोडियम ज्यादा होगा वहां पे वाटर ज्यादा होगा, राइट। तो ये चीज मैं आप लोगों को पढ़ाई थी। नीलम का सवाल है, सर सोडियम के 2 यूनिट क्यों हैं? अच्छा भाई नीलम, ये स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं, ये फिजिक्स के रिलेटेड होते हैं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए जो है इसके 2 यूनिट्स हैं। इन दोनों का एक ही मतलब है, मतलब ये समझ लो कि ये इसका एक निक नेम रखा गया है। अनसब क्या सवाल पूछ रहे हो? सर MEQ और MI में डिफरेंस बता दें। अच्छा, मुझे समझ नहीं है ये सवाल की क्या पूछ रहे हो आप। अनसब कहते हैं कि यस सर, वाटर लव्स सोडियम। हाँ सब बिल्कुल ठीक बात है, वाटर लव सोडियम, जिधर सोडियम होगा उधर वाटर जाएगा। आरफा कहती है कि सर ब्रैकेट में चेंज क्यों है, तो मैंने आपको बता दिया है कि सेम ही बात है। MCQ में आए तो इनमें से एक ही आएगा, सही है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे mg पर लीटर लिखा हो 135 से 145, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि mg पर लीटर नहीं है, ये मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। हाँ, दोनों यूनिट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों यूनिट्स सेम ही है। ठीक है, एक दूसरे का दूसरा नाम है, इसको आप इस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, हमने इसकी वैल्यू याद कर ली और इसकी नॉर्मल डेली इनटेक कितनी होनी चाहिए। हम एक आम इंसान, उसको एक दिन में 4 से 5 ग्राम सोडियम लेना चाहिए अपनी डाइट के अंदर। ठीक है, उसे 4 से 5 ग्राम सोडियम अपनी डाइट में लेना चाहिए। जी अक्सा, आप ठीक कह रहे हो। नुदरत, दोनों में से एक आएंगे, परेशान नहीं हो। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। इस स्लाइड के ऊपर जो हमारी याद रखने वाली चीजें हैं वो ये 2 हैं, 3 हैं। नंबर 1 चीज, अगर दोनों आ जाएं तो फिर दोनों को चूज कर लें, वैसे होता नहीं है कि दोनों आएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर मैं अब आपको बता दूं, इस स्लाइड की समरी में 3 चीजें हैं। नंबर 1, सोडियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर केटाइन है। नंबर 2, इसकी नॉर्मल वैल्यू 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर मिली मोल पर लीटर है। उसके बाद तीसरी चीज इसकी डेली इनटेक है जो कि 4 से 5 ग्राम है। तो ये 3 चीजें हमने इस स्लाइड से याद की। अच्छा, अब आ जाते हैं हम जरा आपके सामने सोडियम इम्बैलेंस की तरफ। हम जो भी इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे उसके 2 इम्बैलेंसेस पढ़ेंगे हम। एक इम्बैलेंस जो है उसको हम कहेंगे हाइपो और एक को कहेंगे हाइपर। तो हाइपो वो है जो इसकी नॉर्मल क्वांटिटी से कम होने की सूरत में होगा, और हाइपर वो है जो इसकी नॉर्मल क्वांटिटी से ज्यादा होने की सूरत में होगा। अच्छा जी, हाइपो हो या हाइपर हो, हम 3 चीजें इसमें जरूर, इसमें से 4-5 चीजें जरूर पढ़ेंगे, सब में सेम होंगी। नंबर 1, कितने से कम होगा तो उसे हम हाइपो कहेंगे। उसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं, उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकती हैं, उसको मेडिकली किस तरह से मैनेज किया जाएगा अगर ये इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाए, और उसको नर्सिंग मैनेजमेंट क्या देनी है। तो ये 4-5 हम हेडिंग्स जो हैं इनको हर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये आप आगे भी सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस देखेंगे कि उनके अंदर यही हेडिंग्स जो हैं वो डिस्कस होंगी। तो अब हम चले जाते हैं हाइपोनेट्रीमिया की तरफ। तो हमें पता है कि सोडियम की जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी है, बताएं। नॉर्मल क्या वैल्यू है हमारे सीरम के अंदर सोडियम की, नॉर्मल लेवल कितना होता है? अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है।
ठीक है जी, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। सो अगर 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से सोडियम बॉडी के अंदर कम हो जाएगा, उसको हम हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे। ठीक है, हम उसको हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे। अब इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? नंबर 1, एड्रीनल इंसफिशिएंसी। एड्रीनल ग्लैंड काम नहीं कर रहा ठीक से। हमने पढ़ा था एड्रीनल ग्लैंड जो हैं ये किडनीज के ऊपर कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। अगर ये ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेंगे तो ये सोडियम को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ये सोडियम को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, वापस ब्लड में सोडियम लॉस होता जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, वाटर इंटॉक्सिकेशन। वो कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। क्या कहते हैं? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर कोई बंदा पानी बहुत ज़्यादा पी ले या फिर बहुत ज़्यादा वाटर ले ले, सिंपल वाटर ले ले विदाउट इलेक्ट्रोलाइट्स, ओआरएस के बगैर, तो उसके अंदर वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकती है, वाटर बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है जी SIADH और लॉसेस बाय द वॉमिटिंग, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन, SIADH। ठीक है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन। अब ये क्या होता है और इसमें क्या होगा, ये मैं अब आपको असाइनमेंट दूंगा। अब असाइनमेंट ज़रा नोट कर लें इस वीक की। इस वीक की असाइनमेंट में आपने दो चीज़ों में डिफरेंस देखना है। हाँ, अब असाइनमेंट ज़रा ध्यान से सुन लें। SIADH क्या है, हाँ, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, नंबर 1। नंबर 2, डायबिटीज़ इंसिपिडिस क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। SIADH और डायबिटीज इंसिपिडस एक दूसरे की ऑपोजिट डिजीजेज हैं। इनको आपने डिस्क्राइब करना है अपनी असाइनमेंट के अंदर कि ये है क्या, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं इनके, और इनकी मैनेजमेंट क्या की जाती है। ज़्यादा नहीं लिखना, 1 से 1.5 पेज का लिखना है आपने, और वो मैं स्लैम्स के ऊपर इंशाल्लाह ताला डाल दूंगा, तो आप वो जो है ना वहाँ से देख सकते हैं उसे। हीरा कहती हैं कि SIADH की एब्रीवेशन रिपीट कर दें। SIADH है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH। अक्सर कहती हैं जी जैसे कोई पानी में डूब जाए तो एक्सेसिव वाटर चला जाता है, और नहीं नहीं नहीं, वो वाटर इंटॉक्सिकेशन नहीं है। वाटर इंटॉक्सिकेशन जो है वो एक्सेसिव वाटर इनटेक की वजह से होती है कि आपने ज़्यादा पानी पिया है, बहुत ज़्यादा पी लिया। अच्छा जी, और कहाँ से ये जो है सोडियम लॉस हो सकता है? वॉमिटिंग से लॉस हो सकता है, डायरिया से लॉस हो सकता है, स्वेटिंग आपको पता है उसमें से लॉस हो सकता है, और डायूरेटिक्स जो पेशाब आवर अद्वियात होती हैं वहाँ से लॉस हो सकता है। अदीला कह रही है पहली असाइनमेंट चेक हो गई क्या? अदीला पहली असाइनमेंट आपकी इंशाल्लाह ताला इस वीकेंड पे चेक हो के उसके मार्क्स लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा कह रही हैं वेट लॉस करते हैं, वो वाली डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है। थोड़े से पानी ज़्यादा पीने से नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा पानी पीने से जो है वो वाटर इंटॉक्सिकेशन होती है, ऐसे नहीं होती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर आपने ज़रा बिल्कुल तवज्जो देनी है। ये चीज़ें जो है ना आपको हर हाइपो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कॉज में मिलेगी, तो इनको याद रख लेना है। अगर मैं आपसे पोटाशियम पूछूं हाइपोकैलीमिया में किस क्या कॉजेज हो सकती हैं, हाइपोकैल्सीमिया की क्या कॉजेज हो सकती हैं, हाइपोफॉस्फेटीमिया की क्या कॉजेज हो सकती हैं, हाइपोक्लोरीमिया की क्या कॉजेज हो सकती हैं, ये सबकी कॉज हो सकता है, ये सबकी कॉज हो सकता है, ये सबकी कॉज हो सकता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि हाइपोफॉस्फेटीमिया की कॉजेज लिखें, तो आपके पास 3 कॉजेज आ चुकी हैं, आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। लेकिन इन पे इक्तफा नहीं करना, अच्छे से याद करना है और सारी कॉजेज लिखनी है। ठीक है, तो ये जो हैं आपको सिमिलैरिटीज, ये जिनको मैंने अंडरलाइन किया है अभी, ये सिमिलैरिटीज आपको सारे हाइपोइलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज में मिलेंगी। गॉट इट? समझ आ गई आपको इस चीज की? सिमिलैरिटीज की समझ आ रही है?
जी क्लास मेरी सिमिलैरिटी वाली बात की समझ आई है आपको? अच्छा ठीक है, चलें। अब सिमिलैरिटी का मतलब है इसको आप सारे हाइपो जिनमें कोई इलेक्ट्रोलाइट कम होता है उनके अंदर कॉजेज के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की तरफ। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, अगर किसी बंदे में सोडियम कम हो जाएगा, उसके अंदर पुअर स्किन टर्गट होगा, तो ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स होंगी, क्योंकि डेफिनेटली जब सोडियम बॉडी से कम होगा तो पानी भी बॉडी से कम होगा। हेडेक होगी, डिक्रीज स्लाइवेशन होगी, स्लाइवा कम बनेगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, नोजिया फील होगा, और एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगी, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस। अगर बहुत ज़्यादा सोडियम कम हो जाए तो फिर बंदा ड्राउजी ड्राउजी हो जाता है, कंफ्यूज सा होने लग जाता है। तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी आपको बड़े कॉमन मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द हाइपोइलेक्ट्रोलाइट में आपको क्रैम्पिंग मिलेगी, मोस्ट ऑफ द हाइपोइलेक्ट्रोलाइट में आपको न्यूरोलॉजिकल चेंजेस मिलेंगी, आपको नोजिया मिलेगा, आपको हेडेक मिलेगी। ठीक है, तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बोर्ड को ख़त्म नहीं करते, बोर्ड को मैं थोड़ा सा डिम कर देता हूँ जी, ठीक है। मरियम कह रही है बोर्ड ख़त्म कर दें। अच्छा, नेक्स्ट आ गई जी मेडिकल मैनेजमेंट, कि सोडियम जब बॉडी के अंदर कम हो जाए तो उसकी मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करनी है। नंबर 1 है जी वाटर रिस्ट्रिक्शन। बॉडी के अंदर सोडियम पहले ही कम है, अगर आप वाटर ज़्यादा पियेंगे फिर वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाएगी, सोडियम और कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक बर्तन लिया, उसके अंदर सोडियम डाला और उसमें से पानी नीचे गिरा दिया और उसके अंदर दोबारा से सिंपल वाटर ऐड कर दिया तो और ज़्यादा डाइल्यूशन हो जाएगी, सही है। तो इसी तरह से वाटर रिस्ट्रिक्शन कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है जी सोडियम रिप्लेसमेंट। तो अगर आपने लगाना भी है तो नॉर्मल सेलाइन वगैरह लगाएं, ठीक है। अब आपको ये चीज़ भी यहाँ पे समझ आ जाएगी कि हम क्यों सिर्फ सिंपल जो आपका वाटर होता है, जिसको आप क्या डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, उसकी ड्रिप क्यों नहीं लगा देते। पानी की कमी हुई है ना, तो उसकी ड्रिप क्यों नहीं लगाते, क्योंकि वाटर इंटॉक्सिकेशन के चांसेस होते हैं। ये हो सकता है कि अंदर जाके जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं वो डाइल्यूट हो जाएं, इसलिए हम नॉर्मल सेलाइन की, आपने देखा है कि नॉर्मल सेलाइन लगाई जाती है या फिर रिंगर लैक्टेट वगैरह लगाया जाता है जब कोई डिहाइड्रेशन के साथ या लोअर हाइपोवोलीमिया के साथ हमारे पास प्रेजेंट करता है। जी नेक्स्ट आ जाए। इसी तरह से आप बॉडी कैविटीज़ को इरीगेट भी नहीं करते हो सिंपल वाटर के साथ, आप नॉर्मल सेलाइन के साथ उसको इरीगेट करते हो, ठीक है। जैसे कि आप गैस्ट्रिक लवाज करते हो, गवाज करते हो, वो किससे करते हो, सो इससे नॉर्मल सेलाइन के साथ करते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ। नंबर 1 असेसमेंट एंड प्रिवेंशन। आप पेशेंट को असेस करें और उसकी डाइट वगैरह का जायज़ा लें। अगर लग रहा है कि सोडियम की इसमें कमी हो सकती है, सोडियम नहीं ले पा रहा या सोडियम बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, तो आपने उसको जो है उसकी डाइट से करेक्शन करनी है, ठीक है। उसके बाद डाइटरी सोडियम एंड फ्लूइड इनटेक। मोस्टली आपको सोडियम के लिए कोई मेडिसिन नहीं देनी पड़ती, क्योंकि हर चीज़ के अंदर हमारा जो है सोडियम पाया जाता है, तो हम इसको डाइट से ही मैनेज कर लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा किसी के अंदर सोडियम कम हो रहा हो, उसको लेसिक्स वगैरह जा रहा हो, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको कैप्सूल्स, खाली कैप्सूल्स ला के उनके अंदर सोडियम भर के कहते हैं कि पेशेंट को जो है वो एक एक खिला दें, क्योंकि ऐसे नमक खाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग और उससे नोजिया वगैरह फील होता है। आइडेंटिफाई एंड मोनिटर एट रिस्क पेशेंट्स। जो रिस्क पे पेशेंट्स हैं, जो डायूरेटिक्स ले रहे हैं, उनके डायलिसिस हो रहे हैं, या फिर उनको SIADH है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उन लोगों को आपने मोनिटर करते रहना है। इफेक्ट ऑफ मेडिकेशंस, तो डायूरेटिक्स और लिथियम की वजह से हाइपोनेट्रीमिया होता है, तो इन मेडिसिन के इफेक्ट को देखते रहना है और सोडियम का जो है एडमिनिस्टर करते रहना है। सर अगर घर में हैं और नॉर्मल सलाइन नहीं दे है तो क्या करेंगे। घर में है, नॉर्मल सलाइन नहीं है तो ORS पे ला देंगे भाई। अक्सा कह रही हैं सोडियम कम होगा तो वाटर रिस्ट्रिक्ट क्यों करेंगे। चलो अक्सा, जरा अब आपने जरा बोर्ड की तरफ देखना है, हाँ ये बोर्ड की तरफ देखना है। अच्छा जी, ये है जी हमारी बॉडी, इसके अंदर हमने नमक वाला पानी डाला हुआ है।
ये जो डॉट्स हैं ये सारा नमक है इसके अंदर। हाँ, अब हुआ क्या, कोई डायरिया वगैरह हुआ या फिर वॉमिटिंग वगैरह हुई, ये जो पानी था बॉडी से नीचे गिर गया, ये इतना सा पानी रह गया और इसके अंदर नमक है। अब मैंने क्या किया, बॉडी के अंदर नॉर्मल पानी डाल दिया। हाँ, जो सही वाला पानी होता है सिंपल, वो पानी डाल दिया। अब क्या होगा, ये भर जाएगा बॉडी, लेकिन इसमें नमक की क्वांटिटी कम हो जाएगी क्योंकि नमक नीचे गिर चुका था। तो पहले ही उसको हाइपोनेट्रीमिया है, ये और ज़्यादा हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा और ज़्यादा डेल्यूशन हो जाएगी, इसलिए वाटर नहीं देते हैं प्लेन। समझ आ गई इस चीज़ की? किसने सवाल पूछा था, समझ आ गई आपको? आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, अब चलते हैं हम जी नेक्स्ट। आई होप आपको हाइपोनेट्रीमिया समझ आ गई होगी, अब आपने इसे ज़रा बुक से स्टडी करना है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, दैट इज़ अबाउट हाइपरनेट्रीमिया, कि सोडियम जब ज़्यादा हो जाए इसकी नॉर्मल क्वांटिटी से, उसको हम हाइपरनेट्रीमिया कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया कहेंगे। ठीक है, सो हाइपरनेट्रीमिया कब होगा, जब 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से सोडियम बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। कॉजेज क्या हैं, एक्सेसिव वाटर लॉस, जैसा कि डिहाइड्रेशन में होता है। डिहाइड्रेशन क्या थी, क्या डिहाइड्रेशन, जल्दी से बताओ मुझे। डिहाइड्रेशन क्या थी भाई? नुदरत का सवाल है जी, ओआरएस से वाटर इंटॉक्सिकेशन नहीं होगी। तो नुदरत बात इस तरह है, बात इस तरह है नुदरत, कि जब ओआरएस देते हो उसके अंदर आप नमक डाल के देते हो, सिंपल वाटर से वो हो जाती है। लेकिन जब आप ओआरएस देते हो, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट दे रहे होते हो, तो फिर इलेक्ट्रोलाइट बॉडी के अंदर कम नहीं होते हैं। डिहाइड्रेशन, अदीला ने सिर्फ सही आंसर दिया है, लॉस ऑफ वाटर विदाउट इलेक्ट्रोलाइट। मुबीन कहती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इन वाटर, नहीं, डिहाइड्रेशन में सिर्फ पानी लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस नहीं होते हैं। यही डिफरेंस था, हाइपोवोलीमिया में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों लॉस होते हैं, डिहाइड्रेशन के अंदर जस्ट वाटर लॉस होता है। तो इस चीज को याद रखना है आपने। अच्छा जी, सो एक्सेसिव वाटर लॉस, तो अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाए, उस सूरत के अंदर भी हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। नेक्स्ट, एक्सेसिव सोडियम एडमिनिस्ट्रेशन, ये जरा आप देखना, जितने भी आपको हाइपर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मिलेंगे, जितने भी आपको हाइपर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मिलेंगे, उनके अंदर आपको क्या मिलेगा, उनके अंदर आपको ये मिलेगा कि उस इलेक्ट्रोलाइट वाली चीज़ें ज़्यादा खाली गई हैं। जितने भी आपको हाइपो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मिलेंगे, ये एक और सिमिलैरिटी में आपको बता रहा हूँ, जितने भी आपको हाइपो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मिलेंगे उसमें आपको डेफिनेटली ये मिलेगा कि डाइट के अंदर सोडियम की इनटेक ज़्यादा कम कर दी गई। अगर हाइपोनेट्रीमिया है तो हाइपोनेट्रीमिया दो वजह से हो सकता है, नंबर वन, या तो सोडियम बॉडी से बहुत बाहर निकल रहा है, नंबर टू, या फिर सोडियम बॉडी के अंदर जा ही नहीं रहा है। ये दो 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 कॉजेज हो सकती हैं। इसी तरह हाइपरनेट्रीमिया की भी दो कॉजेज हो सकती हैं, या तो बॉडी सोडियम को बाहर नहीं निकाल पा रही, या फिर बॉडी के अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा एडमिनिस्टर किया जा रहा है। नुदरत मुझे कह रही है कि रिपीट कर दें ओआरएस वाला। तो नुदरत बात इस तरह से है कि अगर एक मीठा पानी का गिलास आपने रखा हुआ है, शरबत का गिलास रखा हुआ है, अगर आप उस शरबत के गिलास के अंदर सिंपल पानी डालेंगे तो डेफिनेटली उस शरबत के अंदर चीनी कम हो जाएगी, आप जब उसे पियेंगे आपको टेस्ट फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस शरबत के अंदर शरबत डालेंगे तो उसके अंदर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द ओआरएस, राइट? समझ आ गई? चलें जी, सो एक्सेसिव वाटर लॉस, उसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है। एक्सेसिव सोडियम एडमिनिस्ट्रेशन, सोडियम अगर ज़्यादा खा ले कोई, ज़्यादा एडमिनिस्टर कर दिया जाए, हाइपरटोनिक सोल्यूशन देने शुरू कर दिया जाए, तो उस सूरत में भी हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है। अगली चीज़ है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस में आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुका हूँ,
और दूसरा मैं आपको असाइनमेंट भी दे दी है कि आपने कंपैरिजन करना है डायबिटीज इंसिपिडस और SIADH का, ठीक है, तो उससे भी आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अगली चीज है जी हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक के अंदर भी हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है क्योंकि इसमें स्वेटिंग नहीं हो रही होती है। अगली चीज है जी हाइपरटोनिक IV सोल्यूशन। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो हाइपरटोनिक IV सोल्यूशन है उनके अंदर सोडियम ज्यादा होता है। हाँ जी, अक्सा पूछ रही है SIADH क्या है। तो अक्सा आपने अभी पिछला लेक्चर नहीं सुना है, प्लीज जरा इनको बताएं SIADH क्या है, क्योंकि SIADH हम 4-5 दफा डिस्कस कर चुके हैं। चलें, ये थी जी इसकी कॉजेज हाइपरनेट्रीमिया की, कि हाइपरनेट्रीमिया क्यों हो सकता है। आगे आ जाते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ। तो मैंने आपको कहा कि सोडियम लव्स वाटर, तो जब भी बॉडी के अंदर सोडियम ज़्यादा होगा वो वाटर मांगेगा, तो प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, स्किन ड्राई या और म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाएंगी, टंग स्वेलन हो जाएगी, म्यूकोजा स्टिकी हो जाएगी, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगी, वही कंफ्यूजन वगैरह जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑलमोस्ट सब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस में होती हैं। रेस्टलेसनेस होगी, और वीकनेस हो जाएगी। तो ये हैं जी इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। नेक्स्ट आ जाते हैं जी इसकी मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ, कि मेडिकली हमने किस तरह से मैनेज करना है बॉडी के अंदर। क्योंकि सोडियम ज़्यादा हुआ है तो हमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस देने हैं ताकि वो जो बॉडी के अंदर सोडियम ज़्यादा हुआ है वो डाइल्यूट हो जाए। और डेक्सट्रोज 5W। तो बाजुकात क्या होता है कि हमारे जो आप देखते हैं कि हम इंजेक्शन लगा रहे होते हैं पेशेंट्स को, एंटीबायोटिक लगानी है, साथ में हमने सिलाइन रखी होती है, सिलाइन के अंदर डाइल्यूट करते हैं इंजेक्शन और उसको लगा देते हैं जाके। तो हमेशा ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। वो पेशेंट्स आपके, स्पेशली जो कार्डिक पेशेंट्स हैं जो कि साल्ट रिस्ट्रिक्शन के ऊपर हैं, आप उनको जहर दे रहे हैं इस तरह से, आपको वो डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल करना चाहिए। वो जो डिस्टल वाटर आता है डिफरेंट हमारे एंटीबायोटिक्स के साथ और ओमेप्राजोल वगैरह के साथ, हमें वो डिस्टल वाटर इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हमें सोडियम जो नॉर्मल सेलाइन है वो इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो आपका पेशेंट हाइपरटेंसिव है, अगर उस पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया है, तो आप उसका नुकसान भी कर सकते हैं अपनी थोड़ी सी ईज की खातिर। समझ आ गई इस चीज़ की? आगे चलें जी, समझ आ गई है? आगे चलें, कुछ सवाल है तो पूछ लें। स्पेशली ये जो नॉर्मल सेलाइन वाली मैंने बात बताई है, जो कि आप हर इंजेक्शन के साथ डाइल्यूट करके लगा देते हैं और आप पेशेंट की कंडीशन का ख्याल नहीं करते हैं, क्या ये समझ आ गई है? चलो दैट्स ग्रेट। चलें मैं अब आगे चलता हूँ। लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट थे मुझे प्लीज़ बताएंगे ज़रा आप। और आज हमारी 2 क्लासेस हैं। ये वाला सेशन मैं 5 बजे एंड कर दूंगा और हम जो है फिर हम जो है फिर 5 बजे वाला सेशन जो है उसको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हम 5 बजे वाला लेक्चर जो है वो दोबारा से ज्वाइन करेंगे। सही है जी। ठीक है जी। अच्छा, जिस सुमैया ने यहाँ पे क्वेश्चन किया है, हाइपरनेट्रीमिया में टेम्परेचर एलिवेट क्यों होगा। अच्छा जी, जब हाइपरनेट्रीमिया होगा तो क्या होगा, बॉडी वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करती है, बॉडी वाटर को बॉडी से बाहर जाने से रोकती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर एलिवेट हो सकता है। क्योंकि हमें पता है स्वेटिंग होती है और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है। आई होप सुमैया आपको समझ आ गई होगी।
अक्सा कहते हैं 100 ml की डिल्यूशन से देते हैं। अक्सा डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। अगर पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया है, पेशेंट हाइपरटेंसिव है, तो उसको फिर डेक्सट्रोज वाटर के अंदर डाइल्यूट करना चाहिए, ना कि नॉर्मल सेलाइन में। तो इन चीज़ों का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। जी सुमैया, समझ आइए आपको? चलो गुड है। अच्छा जी, अब आते हैं इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ। उसके बाद हम अपना नया वाला सेशन जो है वो ज्वाइन करेंगे। वही असेसमेंट करनी है और प्रिवेंशन करनी है। देखना है कौन से पेशेंट ज़्यादा रिस्क पे हैं हाइपरनेट्रीमिया डेवलप करने के। अच्छा जी, अब आप यहाँ पर देखेंगे असेस फॉर द ओटीसी सोर्स ऑफ द सोडियम। व्हाट इज ओटीसी? जी, व्हाट इज ओटीसी? ओटीसी क्या होता है जी? नहीं पता? ओटीसी होता है जी ओवर द काउंटर सोर्स ऑफ सोडियम। तो वो पेशेंट्स जिनके अंदर हाइपरनेट्रीमिया होता है, उनको ओवर द काउंटर सोर्स ऑफ सोडियम से रिस्ट्रिक्ट करना होता है। वो बेशक डाइट के अंदर सोडियम नहीं ले रहे होते, लेकिन बाहर से कोई डब्बे की फूड आ गई, क्रीम आ गई और इस तरह की चीज़ें आ गई, उनके अंदर भी सोडियम पाया जाता है। तो उनको बताना है कि ओवर द काउंटर सोडियम भी अवॉइड करना है आपने, अगर आपको हाइपरनेट्रीमिया है, अदरवाइज आपकी कंडीशन ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट इज ऑफर एंड इनकरेज फ्लूइड टू मीट पेशेंट्स नीड। पेशेंट को फ्लूइड्स दें। हाइपोनेट्रीमिया में हम पेशेंट को फ्लूइड नहीं देते थे, लेकिन हाइपरनेट्रीमिया में हमने पेशेंट को फ्लूइड्स देने हैं। और वो फ्लूइड इसलिए देने हैं ताकि एक तो डाइल्यूशन हो, दूसरा उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आए और डायूरेसिस हो और सोडियम बॉडी से बाहर जाए। प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर विद ट्यूब फीडिंग। तो ट्यूब फीडिंग के साथ भी सफिशिएंट वाटर हमें देना चाहिए, अदर हाइपरनेट्रीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, यहाँ तक का है, आई होप आप लोगों को क्लियर है। तो मैं अब जो है इस वाले सेशन को एंड करता हूँ और हम 5 बजे वाला सेशन अब दोबारा से ज्वाइन करते हैं। आई होप मेरे पास ये 37 स्टूडेंट्स दोबारा से ज्वाइन करेंगे। तो ये वाला सेशन मैं एंड कर रहा हूँ और मैं नया सेशन जो है उसको मैं ओपन करता हूँ 5 बजे वाले को। आप लोग उधर ज्वाइन करें। अब हम पोटाशियम इम्बैलेंस को डिस्कस करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सोडियम इम्बैलेंस है ये अच्छे से समझ आ गया होगा, हाइपर भी और हाइपो भी। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो नेक्स्ट वाले के अंदर जो है ना आप पूछ सकते हैं। तो मैं स्टैंड कर रहा हूँ, आप यहाँ से लीव करें और न्यू में ज्वाइन करें।